अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले क्लास में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे, ठीक ना। और पिछले वाले क्लास में बोल के भी गया था कि अब आगे वाले क्लासेस में, ठीक है, हम लोग न्यूमेरिकल माइंडेड तो धीरे धीरे होते ही जाएंगे, सोचते जाएंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में, लेकिन कुछ एप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट पर हम लोग को साथ साथ करते जाना है। फिर अगला टॉपिक देखेंगे, सही है ना। फिर हम लोग फर्दर अगला टॉपिक देखेंगे। चेक करो क्या था, क्वेश्चन लिखो भाई। लिखोगे फाइंड द वैल्यू ऑफ t if vector a plus t into vector b must be perpendicular to vector c। ठीक है, इसमें कंडीशन के तौर पे गिवन है वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर बी इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, वेक्टर सी इक्वल टू 3i प्लस j। ठीक है, सोचो और बनाओ। वीडियो पॉज करके एक बार सोच लो और फिर एनालाइज कर लो, ठीक है। क्लियर होना चाहिए। क्या बताए थे, अगर जो तुम कोई कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई जो कह रहा वो कर लो, ठीक है। तो रियलिटी में सोचो क्या करना होता है। परपेंडिकुलर बोला ही यानी एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री यानी डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0। ठीक, तो करते हैं यार हम लोग। क्या करते हैं, वेक्टर ए प्लस टी ऑफ वेक्टर बी पहले निकालते हैं, ठीक है, मजबूरी है क्योंकि इसी का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ लिखेंगे तो 0 आएगा, तो बाद में देखेंगे। क्लियर, लेकिन पहला काम मतलब काम इसी पर करना है। जैसे ही परपेंडिकुलर बोला इस पे काम करना है, क्लियर ना। ठीक, तो चेक करो। सबसे पहले वेक्टर ए प्लस टी और वेक्टर बी निकाले। चेक करें तो क्या है, ये वाला पोर्शन 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, टी सबको टी से मल्टीप्लाई करो बी को, तो माइनस टी आई कैप प्लस 2tj कैप प्लस टी के कैप। सही है ना। आई वाले को आई के साथ जोड़े, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ। चेक करो, 2 माइनस टी आई कैप 2 प्लस 2t जे कैप और प्लस 3 प्लस टी के कैप। मुझे तो यही दिखा। क्लियर, और वेक्टर सी मैं जानबूझ के नीचे लिख दे रहा हूं ताकि डॉट प्रोडक्ट लेने में आसानी हो। ठीक, तो ये डेटा था तेरा 3i प्लस जे कैप। सही है ना भाई। तो चेक करें क्या हो रहा होता। मुझे निकालना है टी की वैल्यू, डॉट प्रोडक्ट यानी ए प्लस टी 0 होता। अब चेक करो क्या सिखाए थे, आई डॉट आई 1 यानी 3 2 माइनस टी। क्लियर, आई डॉट जे 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1। लिखो 2 प्लस 2t। ठीक है, जे के डॉट आई 0,
k डॉट j 0। अब ये पूरा टर्म 0 भाई। अब तो सॉल्व कर ही सकते हैं ना। 6 माइनस 3t 2 प्लस 2t 0। क्लियर? यानी ये वाला पोर्शन 8 माइनस टी, टी की वैल्यू कितना 8 होगा क्या? ठीक है, वीडियो पॉज करके लिखे। हो गया होगा। चलो भाई, ऐसा ही एक क्वेश्चन और कर। मैं प्रैक्टिस इनफ करा दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। लेकिन सिर्फ मास्टर के प्रैक्टिस कराने से कुछ नहीं होता। क्लियर ना? कॉपी पेन उठाएं, बुक्स उठाएं, पैकेज उठाएं, ठीक है, और साथ साथ काम करें। क्लियर? तो फिर पिक्चर क्लियर होगी करना क्या है। मैं तो अपने एंड पर भरपूर प्रैक्टिस करा दे रहा हर टॉपिक पे। मान लीजिए इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप माइनस कुछ टी क्यूब के कैप, ऐसा गिवन है ना। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड dA by dt at t equal to 1। ठीक है, डिफरेंशिएशन सिखाए थे, सोचो थोड़ा, कुछ तो दिमाग चलेगा। सही है ना? चेक करो, एंगल बोल रहा है, यानी हम लोग को बेसिकली क्या निकालना है। पहले तो ए लिख रखा है, तो वेक्टर ए जो है वो लिखो सॉल्यूशन के तौर पे। क्या होता? 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप माइनस टी क्यूब के कैप। अगला क्या निकालना है? dA by dt। अब डिफरेंशिएट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 आई कैप, ये कितना 60 जे कैप। सही है ना? ये कितना माइनस 3t स्क्वायर के कैप। मुझे तो यही दिख रहा, पक्का। अब कितने पर बोला निकालने को? t इक्वल टू 1 पर। तो t इक्वल टू 1 पर तो वेक्टर a t इक्वल टू 1 पर क्या होता? चलो भाई, t की वैल्यू 1 कितना 2 आई कैप, t की वैल्यू 1 कितना 3 जे कैप, t की वैल्यू 1 कितना k कैप। t इक्वल टू 1 पर वेक्टर a इतना होता, कोई कष्ट नहीं। ठीक है, सिमिलरली फील करता जा, कोई टफ पार्ट नहीं करा रहा। ठीक है, चेक करो इस वाले पार्ट में। फर्दर dA by dt कब निकालें? t इक्वल टू 1 पर। तो यहां तो t है ही नहीं, सीधा 2 आई कैप, ये वाला पोर्शन 6 जे कैप माइनस 3 के कैप, यही ना। हमको निकालना है
इसके और इसके बीच का एंगल, यानी ए डॉट डी ए बाई डी टी, टी इक्वल टू 1 पर, सब कुछ टी इक्वल टू 1 पर, तो निकाल के बैठ गए। आई डॉट आई 1, तो यहां 2 2 कितना लिखेंगे 4, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, तो 3 और 6 18, ये लिखता ना। फिर जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1, तो -1 और -3 +3, मुझे तो यही दिखा। ठीक है, अब इसे क्या लिख सकता था, याद कर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए बाई डी टी और कॉस थीटा, यही ना भाई, 22 25, क्लियर है। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड यहां से निकाल, कितना 4 3 स्क्वायर 9 +1, ठीक है, डी ए बाई डी टी का स्क्वायर, सॉरी ये, तो कितना 2 स्क्वायर दैट इज 4, फिर 36 +9 cos थीटा 25, 9 3 13 14 हो गया √14, और उधर तो 40 49, यानी 7 √14 लिखते हैं ना। ठीक है, और ये वाला पार्ट cos थीटा क्या 25, ठीक है, यानी थीटा इक्वल टू, सिखाए थे लिखना, cos इनवर्स 25 डिवाइड बाई, जो आई यही सॉल्यूशन होगा, है ना, क्लियर, लिखो इसे। हो गया, फटाफट जो 2 छोटा क्वेश्चन कर ले, वीडियो पॉज करके लिख जरूर लेना, जहां बोल रहा हूं, मतलब मीनिंग ये कि मैं उतना टाइम नहीं दे रहा आपको, ठीक है, इसलिए वीडियो पॉज करके पक्का लिख लिया करेंगे। चलो नेक्स्ट, ये तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसमें टाइम थोड़े लगता है। चेक करें, मैं एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड Q क्या होगा ये कह रहा हूं, या फाइंड द एंगल बिटवीन लिख ले, पूरा लिख ले यार, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड Q। ठीक है, मान लीजिए आपको गिवन है P डॉट Q की वैल्यू 0 गिवन है, ठीक, तो P और Q की बीच की वैल्यू क्या होगा, प्रूफ के तौर पे दे रखा हूं, थ्योरी बता रखा हूं, क्या होना चाहिए 90 डिग्री। अरे भाई, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब दोनों परपेंडिकुलर होगा, है ना, और नहीं है तो चेक कर ले क्या दिक्कत है। इसे क्या लिखता, पी क्यू कॉस थीटा 0 होता ना, ठीक, यानी इस सेक्शन को फर्दर क्या लिख रहे होते, कॉस थीटा 0 बाई पी क्यू, यानी डेटा 0, यानी थीटा की वैल्यू कितना 90 डिग्री, हाँ ना, सोच लो थीटा की वैल्यू कितना 90 डिग्री, ठीक, फिर वैसे ही सेम क्वेश्चन, सेम, फाइंड द, फर्जी में लिख रहा हूं ये सारे क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड Q, ठीक, कब, जब P
P डॉट Q की वैल्यू PQ हो, ठीक है, तो क्या होगा एंगल बिटवीन द वेक्टर? सोच के बताओ। अरे जैसे इसको बनाया, बना जल्दी। हो गया? चेक करो क्या कर रहा होता। इसे क्या लिखेगा? पी क्यू कॉस थीटा, इस तरफ पी क्यू, यानी कॉस थीटा की वैल्यू पी क्यू डिवाइड बाई पी क्यू, दैट इज 1। और 1 कब होगा? जब थीटा 0 डिग्री। क्लियर? सही है, कोई भारी भरकम क्वेश्चन नहीं चल रहा था। हाँ, अब यहां से जो बताऊं, ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन कराऊं, सीधा सीधा एक बात बोल रहा हूं, यहां पे आपसे क्वेश्चन, हाँ कभी शायद पिछले वाले क्लास में हल्का फुल्का बोला भी होगा कभी, ठीक, कि मे बी अगर जो क्वेश्चन पूछने वाला चाहे, ठीक, तो स्केलर प्रोडक्ट से आपको परेशान कर सकता है, ठीक। तो 2 3 4 क्वेश्चन वैसे मैं करा दे रहा, अभी अभी खूब सारे क्वेश्चन करने हैं, टेंशन ना लो, अभी खूब सारे क्वेश्चन करने हैं, हर टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा, क्लियर। लेकिन अभी आपको 3 से 4 क्वेश्चन वैसे जो परेशान करने वाला होगा, ठीक है, जैसे अगर जो कहीं बात नहीं भी समझ में आए यहां पर, ठीक है, तो मेरी बातों को बार बार इत्मीनान से जो बोलूंगा उसे रिवर्स जा करके, पीछे वापस जा करके थोड़ा सुनना इत्मीनान से, ठीक है। जो बोलूंगा उसी से आपको क्या कहते हैं वो कॉन्सेप्ट डेवलप होगी, क्लियर। ऐसे फिर भी मैं बार बार ऐसे सोचो कि बताने के टाइम पे भी बातें रिपीट करता ही रहता हूं, सही है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना जो अब करा रहा हूं, ठीक है। लिखोगे क्वेश्चन के तौर पे, इफ वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर mutually perpendicular each other and having magnitude unity, then find the value of वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है ये? ठीक है, थोड़ा सोच लो, ठीक है, बनना चाहिए। एक बात इस वाले पोर्शन में, बहुत लोग ऐसे होंगे जो इसका आंसर तुरंत फट से बता भी रहे होंगे, या ठीक है क्लासरूम में नहीं लेकिन तुरंत लॉजिकली बहुत सारे लोग इतने सारे क्वेश्चन करने पर मे भी ये इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दो और शायद तुरंत दे दो, ठीक है।
लेकिन सीधा सीधा मतलब ये कि यूनिट वेक्टर दे रखा हो, यूनिटी मतलब यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, ठीक है, और मुचुअली परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है, मुचुअली परपेंडिकुलर। तो हो सकता है कि आप ये सोच लो, अच्छा मुचुअली परपेंडिकुलर तो एगो एक्स एक्सिस का होगा, एगो वाई एक्सिस का होगा, एगो जेड एक्सिस का होगा, ठीक है, आंसर ठीक आएगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो अगला क्वेश्चन दूंगा या फिर उसका अगला क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, उसमें आप लोग गलती कर बैठोगे, समझ में आई बात ना, उस सेक्शन में आप गलती कर बैठोगे तो उससे तो काम होगा नहीं, नॉर्मल सी बात, ठीक। मतलब मीनिंग है कि अगर जो कोई बंदा इसे, मैंने बोला ना कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या, एक्स वाई जेड, सही है ना, तो एक्स वाई जेड में गए, अब यूनिट वेक्टर है ही, तो आई कैप जे कैप के कैप कर लेते, ठीक है, और आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का मैग्नीट्यूड क्या, √3। अरे यही ना होगा, सोचो ना, कोई अगर जो वेक्टर ए को एक्स एक्सिस के लॉन्ग सोचता, तो आई कैप, बी को जे कैप के कैप, मैग्नीट्यूड कितना, यही ना, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर √3, ठीक। आंसर सही है, मैंने बोला आंसर सही है, लॉजिक सही नहीं है, क्लियर ना, ठीक। मैं एक जगह सिर्फ, मतलब एक जगह आंसर आ जाए इसका मतलब उसको हम क्या कहते हैं, लॉ बना ले, कानून बना ले, दिमाग में बैठा ले ना, ऐसा ही होता है नहीं, क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन आगे चल करके परेशान कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना जो बोल रहा हूं, आप अपने तरफ से लॉजिकली जैसे बोल रहा हूं बस वैसे ध्यान रखना, आएगा √3 ही, ठीक है, लेकिन ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप अगले वाले क्वेश्चन में इफिशिएंट बन जाओ, गलती ना करो, क्या जो बोला समझ में आ रहा है, अगले वाले क्वेश्चन में गलती ना करो, ठीक। चेक करो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे, कभी भी दे, है ना, तो क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर, सीधे स्क्वायरिंग पे जाओ। अब इसका मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, क्लियर, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट बी, ठीक है, फिर बोल रहा हूं कभी कभी परेशान करने के लिए दे सकता है, इसलिए ध्यान रखना, प्लस 2 इंटू वेक्टर बी डॉट सी प्लस 2 इंटू वेक्टर सी डॉट ए, क्लियर। तो चेक करो, इसे एज इट इज रहने दो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर, ठीक है, इसे क्या ले सकता था, ए स्क्वायर, इसे क्या बी स्क्वायर, इसे क्या सी स्क्वायर, 2ab कॉस अल्फा, मानो ए और बी के बीच का एंगल अल्फा। अरे हर बार म्यूचुअली परपेंडिकुलर थोड़े देगा, क्लियर, ठीक है, हर बार म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं देगा, क्लियर है? तो अपने तरफ से पहले जनरल इक्वेशन डिफाइन कर लो, अब फिर जो तामझाम करना है करते रहना, ठीक है, कभी कोई परेशानी नहीं होगी, समझ में आ रहा? तो चेक करो, इसे क्या लिखता, 2bc cos बीटा, ठीक है, प्लस 2ca cos गामा। अब चेक करें, ये क्या हो गया, ए वेक्टर बी वेक्टर सी का स्क्वायर। सोचो, क्या 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर,
म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो अल्फा की वैल्यू कितना 90 डिग्री, बीटा की वैल्यू कितना 90 डिग्री, गामा की वैल्यू कितना 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू कितना 0। तो ये तो मर जाएगा यार, नहीं है, ये तो पूरा कैंसिल्ड आउट, यानी ये वाला पोर्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर के कारण 0, ये भी 0, ये भी 0। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं सभी स्टूडेंट्स को कि बेसिक फार्मूला ये बनाएंगे स्ट्रिक्टली, समझ में आ रहा बात, बेसिक फार्मूला आप यही बनाओगे अगले वाले क्वेश्चन से। तो चेक करो, ये डेटा क्या होता, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर, और इस तरफ 3, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मॉड का √3। हो गया खत्म यार, कौन सी बड़ी बात है, क्लियर। लेकिन अगर जो तुम आई कैप जे कैप के कैप मान लेता तो मैंने तो बोला कि आंसर सही आएगा, √3 आता, ठीक। लेकिन ये बात कहां से आता, ये जो मैं लिख रहा हूं ये इतना दूर, ये तो फीलन आता है, क्लियर है ये, रट मत, समझ बातों को, ठीक है, इत्मीनान से जो बोला हूं, ठीक है। फिर कह रहा हूं कि दैट इज, ये सिर्फ मैं फार्मूला इसके लिए नहीं करा रहा कि दैट इज आपको सिर्फ एक बार क्वेश्चन बना लिए काम खत्म, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन परेशान करने के लिए आपसे पूछे जा सकते हैं, क्लियर है। रेस्ट मैं भी परेशान करूंगा ही तू लोग को, ऐसा थोड़े है कि मैं बख्शने वाला हूं, मैं भी क्वेश्चन दूंगा ही दूंगा, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो इसे जल्दी जल्दी। हो गया, चलो भाई नेक्स्ट लिखो, इसी टाइप पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं। और इस बार गड़बड़ नहीं होना चाहिए सभी लोगों से, जो बताया हूं और जो वो मेथड ध्यान है, ठीक, वैसे बनाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन क्या था, इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी बी एंड वेक्टर सी, नहीं ऐसे नहीं लिखते, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कॉमा बी एंड सी एंड सी एंड ए, आर 60 डिग्री ईच, क्लियर, यानी ए बी के बीच का एंगल 60 डिग्री, बी एंड सी के बीच का एंगल 60 डिग्री, सी एंड ए का एंगल 60 डिग्री, ठीक है। ऐसा भी दे सकता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, मर्जी, हमको क्वेश्चन टफ ना करने का मन है, आसान करना है, इसलिए मैंने 60 डिग्री ईच लिखा। वो फिर लिखता क्या 30 डिग्री 45 डिग्री कॉमा देकर के एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, क्वेश्चन का लैंग्वेज, क्लियर ना, ठीक है। ईच एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 4 कॉमा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू 6, then find the
वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। क्लियर? अब इस बार गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वही सेम, सिर्फ एंगल बदले हैं और कुछ भी नहीं। सोच लो थोड़ा, ठीक है, क्या करना है। ठीक है, चलो भाई फिर से सोचो थोड़ा। पिछले बार की तरह म्यूचुअली परपेंडिकुलर, फिर बोल रहा मुझे क्वेश्चन में कस्ट आपका नहीं बढ़ाना था, ठीक है, तो कस्ट नहीं बढ़ाना था इसलिए मैंने 60 डिग्री ईच दिया, ठीक है। चेक करो, यहां से तो मजबूरी मिटाना ही पड़ेगा, मजबूरी है भाई। अभी सिखाया ना कि स्टैंडर्ड फार्मूला यही रहना है, ठीक है। तो चेक करो, इस वाले पार्ट में क्या कर रहे होते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर, ठीक है। ये डेटा ए का मैग्नीट्यूड 4 तो 16, बी का मैग्नीट्यूड 2 4, सी का मैग्नीट्यूड 36। अब सोचो इससे क्या करता, 2ab cos अल्फा cos 60 डिग्री, ठीक। वैसे ही 2bc cos 60 डिग्री, ठीक। सिमिलरली 2ca cos 60 डिग्री, है ना। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या, 1/2, तो 2 1/2 2 1/2 2 1/2, मर गया यार, है ना। तो चेक करें क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 20 56 प्लस ए का मैग्नीट्यूड कितना 4 इंटू 2, ठीक है। फर्दर BC 2 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 4, यही होता ना। अब सिर्फ कैलकुलेट ही तो करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर कितना 56 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 64 36, यानी वेक्टर ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 100, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मॉड की वैल्यू 10, सही है ना, ठीक है। अब तुम खुद सोच लो और खुद ही डिसाइड कर लो, ठीक है, कि अगर जो ये बेसिक फार्मूला ना ध्यान रखें और एंगल कुछ और दे दे, मान लीजिए एंगल कुछ और दे दे, ठीक, तब तो अटक गया मामला यार, फिर कैसे बनाएंगे, है तो मचाते रहे, कोई थोड़े आंसर आ जाने वाला है, सही है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, है ना, तो जो मैंने बोला ये बेसिक फार्मूला, ऊपर वाला जो बेसिक फार्मूला है, और ए बी के बीच का एंगल, बी सी के बीच का एंगल, और सी और ए के बीच का एंगल, आप अपने तरफ से कुछ कुछ मान लीजिए,
समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो इससे पहले इत्मीनान से लिख लो, फिर अगला क्वेश्चन दूं। हो गया होगा? चलो ऐसा ही एक क्वेश्चन फिर से देता हूं, ठीक है, कि तुम्हारा लॉजिकली तुम कहां तक पहुंचते हो। ठीक है, if vector u comma vector v and vector w are given such that vector u plus vector v plus vector w equal to 0, clear, and magnitude of vector u equal to 3, comma magnitude of vector v equal to 4 and magnitude of w equal to 5, then find the value between u dot v plus v dot w प्लस w डॉट u की वैल्यू क्या होगा? बता। आपको बिल्कुल आता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि नहीं आता, बिल्कुल आता है आपको, थोड़ा सोचो जल्दी। हो गया? चेक करो, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है जो हम लोग को पता है पहले से। फील करो इस वाले पार्ट में कि इस सेक्शन में स्टैंडर्ड तो वही था, ठीक, और पहले बोल रहा हूं कष्ट देगा ये सभी, इस टाइप के क्वेश्चन कष्ट देंगे, ठीक, और इसलिए मैं 2 3 4 क्वेश्चन एक जगह रखने का प्रयास किया कि ताकि आपसे क्या कहते हैं कोई गड़बड़ ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। इस वाले पार्ट में क्या कर रहे होते, चेक करें अब। क्या कर रहे होते हैं चेक करो। इस वाले पार्ट में वेक्टर u प्लस वेक्टर v
प्लस वेक्टर W का होल स्क्वायर करते, ठीक। ये क्या होता, वेक्टर U का स्क्वायर, वेक्टर V का स्क्वायर, वेक्टर W का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू वेक्टर U डॉट V प्लस 2 इंटू V डॉट W प्लस 2 इंटू W डॉट U। ठीक है, अब सोचो, आपको U प्लस V प्लस W की वैल्यू क्या दे दिया, 0, लिख 0, कौन बड़ी बात है। तो ये वाला पार्ट 0, ठीक है। अब U का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9 प्लस V का मैग्नीट्यूड 4 इसका स्क्वायर 16, W का मैग्नीट्यूड 5 इसका स्क्वायर 25 प्लस U कॉमन 2 कॉमन ले लें और क्या हो जाएगा, U डॉट V प्लस V डॉट W प्लस W डॉट U। ठीक, तो 25 25 50, इस तरफ आएगा -50, इधर 2, ये वाला पोर्शन U डॉट V प्लस ऐसा कुछ, हाँ ना, 2 से डिवाइड कर दो, -25, यानी U डॉट V प्लस V डॉट W W डॉट U। ठीक, क्लियर है, यही सॉल्यूशन होगा। अब तुम खुद सोचो, अगर जो ये बेसिक फार्मूला हमें नहीं पता होता, एक नॉर्मल सी बात, ठीक, कि ये वाला बेसिक फार्मूला जो हम लोगों ने अभी 2-3 क्वेश्चन पहले कराया या किया, ठीक, ये नहीं पता होता, ठीक, स्टूडेंट नाक रगड़ के मर जाएगा इसकी वैल्यू निकालने में, इसकी वैल्यू निकालने में, पता ही नहीं फार्मूला कि क्या यूज करना है, क्लियर ना। ठीक है, तो इसलिए मतलब सीधा कि ये काम करने आना ही चाहिए, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करो और लिखो। लिख लिया होगा, चलो अब थोड़ा और एडवांस और थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन करें। ठीक है, चेक कर, मैं बार बार कह रहा हूं डॉट प्रोडक्ट अच्छे से करना, इसके बाद आपको पढ़ना है क्रॉस प्रोडक्ट, शायद उससे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बेस्ड एप्लीकेशन होंगे, यही बोल रहा हूं, डायरेक्शन बेस्ड एप्लीकेशन 11th में पढ़ो, 12th में पढ़ो, कहीं पढ़ो, ठीक है। लेकिन स्केलर प्रोडक्ट बड़ा खतरनाक है, ठीक है, मतलब पूछना है तो बड़ा आसान पूछ देगा, बहुत आसान, नहीं तो टफ करने का मूड कर गया ना उसे, ठीक, तो फिर कुछ नहीं कुछ कर देता है। इसलिए मैं स्केलर प्रोडक्ट पे थोड़ा जोर लगा रहा हूं कि आप एक बार कम से कम अच्छे से चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, ठीक है, ताकि तुम्हारे लिए चीजें थोड़ी आसान बन जाएं। ठीक है, रेस्ट जितना अच्छा प्रैक्टिस उतना अच्छा फिजिक्स, जस्ट लाइक मैथ। रीजन पहले ही बोल रखा हूं, ठीक है, मैं सर कोई भी एनीवन, ठीक है, सभी ने ये बात बोला है, क्लियर। बेसिक मैथमेटिक्स का कुछ पार्ट सर ने भी पढ़ाया होगा, राजीव सर ने भी पढ़ाया होगा, ठीक है। तो बेसिक मीनिंग ये है कि फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, सही है ना। तो फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, तो अब हम लोग कर क्या रहे, मैथ्स कर रहे, प्योर मैथ्स, समझ में है ना। तो आप ये मत सोचो कि फिजिक्स पढ़ने के लिए, जैसे पहले बार बार कहा था ना कि बायो वाले स्टूडेंट दिमाग में बिठा लेते हैं कि हमको मैथ्स ना पढ़ना है, और कैसे ना पढ़ना है मेरे भाई, सामने दिखा रहा हूं, और ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन नहीं है, तो मैथ्स तो आ रहा, तो इतना मैथ्स तो आना ही चाहिए, क्लियर। चलो कोई बात नहीं, तो दोनों टीचरों ने ये बात कहा होगा आपको कि फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, बस मैथ्स फिजिक्स के समझने के लिए लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए,
बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से एक क्वेश्चन थोड़ा परेशान करेगा, ये देखते हैं तुम लोग करता या नहीं करता। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर, ठीक है, सच दैट वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू 5 of vector A minus 4 of vector B, ठीक है। then find the angle between vector A and B, ठीक है। मेरे क्लास में न्यूमेरिकल्स ज्यादा होंगे, मैं पहले कह रहा हूं, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोगों का आदत होता है कि न्यूमेरिकल देखना शुरू किया तो रहने दो, कॉन्सेप्ट तो समझा दिया ना। कॉन्सेप्ट इन्हीं सभी न्यूमेरिकल्स में, थ्योरी सिर्फ किताब के लिए होता है, बुद्धि आप न्यूमेरिकल से ही सीखोगे। क्लियर? इसलिए जितना करो उतना फायदा होगा। हाँ, मैं क्वेश्चन बदलता जाऊंगा, हर बार क्वेश्चन बदलाऊं फिर बदलूंगा, ठीक है। चलो चेक करो, इसे बनाओ। ए और बी यूनिट वेक्टर है, कंडीशन गिवन है, परपेंडिकुलर है। तो मैंने पूछा आपसे ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, ठीक। तो पहले तो आधा स्टूडेंट को समझ में आता नहीं कि करना क्या है, ठीक। ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं आएगा, आप शुरुआत से प्रैक्टिस करते जाओ। मैक्सिमम 100 में शायद 99% स्टूडेंट्स, और जो इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया हाथ खड़ा ना बनाएंगे। क्लियर? आसान है। मैंने क्या सिखाया था? डॉट प्रोडक्ट। फील करो, जब परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होना है? 0। ठीक, मल्टीप्लाई करना, इससे इसको मल्टीप्लाई कर, क्या लिखता? 5 ए डॉट ए, इससे इसको मल्टीप्लाई कर, क्या लिखेगा? -4 ए डॉट बी, इससे इसको मल्टीप्लाई कर, क्या लिखेगा? 10 बी डॉट ए, इससे इसको मल्टीप्लाई कर, 8 0। हाँ ना? ठीक है, याद कर ए डॉट ए को मैंने ए स्क्वायर बोला था, और जो भूला नहीं है तो क्लियर है। ए डॉट ए को मैंने ए स्क्वायर बोला था, और ए का मैग्नीट्यूड कितना? ए का मैग्नीट्यूड कितना? यूनिट वेक्टर 1, यानी ए डॉट ए को क्या लिख सकता था? चेक करो, इसे क्या 5 ए स्क्वायर लिख सकता था? अच्छा, क्या इसे -4 ए बी कॉस थीटा लिख सकता था? क्या इसे 10 ए बी कॉस थीटा लिख सकता था? और क्या इस वाले पोर्शन को -8 बी स्क्वायर इक्वल टू 0 होता? हाँ या ना? फील करो। अब ए का मैग्नीट्यूड कितना? 1, तो ये वाली वैल्यू चेक करो, अब कितना हो जाएगा? 5। लिखना सीधे, ये कितना? ए का भी मैग्नीट्यूड 1, बी का भी मैग्नीट्यूड 1, यानी इसे क्या लिख सकता था? -4 कॉस थीटा, ए का बी का 1 1, इसे क्या लिखेगा? 10 कॉस थीटा, ठीक। और ये वाली वैल्यू -8 इक्वल टू 0, यानी इसे सॉल्व करोगे तो 6 कॉस थीटा, ठीक। इस वाले पोर्शन में 3, यानी कॉस थीटा की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 6, यानी 1/2, यानी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। क्लियर है ये? पक्का? ठीक है, इसे इत्मीनान से करो, ठीक है। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दे रहा हूं।
ठीक है, चेक करो। मैंने बोला ए फोर्स ऑफ दिस एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 3 kg मूव्स फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट। ठीक है, फाइंड वर्क डन। है ना, आसान है, टफ नहीं है। चेक करो, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, ये बात तो लिख चुका होगा ना, फोर्स का सॉरी वर्क डन का जो फॉर्मूला होना है। ठीक है, तो वर्क डन हम लोग पढ़ेंगे, स्पेसिफाई करके अच्छे से पढ़ेंगे मैकेनिक्स वाले पार्ट में, क्लियर। लेकिन वेक्टर का यूज कहां कहां होगा, ठीक है, और जो मैंने वेक्टर स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ बातें समझाई थी, बोला था, ठीक, कि वेक्टर को आप एक चैप्टर कभी मत समझना। ठीक है, ये पूरा फिजिक्स है, समझ में आई बात ना, कि ये कभी मत समझना कि एक सिंगल चैप्टर है, ये एक पूरा फिजिक्स है, समझ में आया ना। और इस चीज का ध्यान रहे आप लोग को। तो चेक करें, जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो होता है F डॉट एस, जहां F क्या है, फोर्स, S क्या दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखोगे वेक्टर फॉर्मेट में, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, यानी पोजीशन वेक्टर फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर इनिशियल। क्लियर है, तो अब तो आसान है, चेक करो कहां से कहां मूव किया, यहां से यहां मूव किया, यहां से कहां से कहां मूव कर रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर रहा है। ठीक है, तो फाइनल कौन है, ये लिखो, क्या लिखता, फाइनल हो जाएगा आपका 10i माइनस 2j प्लस 7k कैप माइनस ये वाला पोर्शन कितना 6i प्लस 5j माइनस 3k कैप, पोजीशन वेक्टर आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो चेक कर, ये वाला पोर्शन 10 माइनस 6 4i, आई से आई को घटाओ, माइनस 2 माइनस 5, ये वाला प्लस माइनस, तो माइनस 7j कैप, 7 माइनस ऑफ माइनस यानी प्लस 10k कैप। सही है ना, तो चेक करो वर्क डन का बेसिक फार्मूला क्या था, F डॉट एस। ठीक, F कितना दिया है लिखो, 10i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, डॉट प्रोडक्ट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या निकाले 4i कैप माइनस 7j कैप प्लस 10k कैप। अब सोचो i डॉट आई 1, तो 10 और 4 40, i डॉट जे 0, i डॉट के 0, j डॉट आई 0, j डॉट जे, तो माइनस 3 और माइनस 7 प्लस 21, j डॉट के 0। अब सोचो k डॉट आई 0, k डॉट जे 0, k डॉट के 1, 6 और 10 60, यानी सीधा सीधा कितना 121 जूल। यही तो होगा मेरे भाई, हाँ ना, सोचो, क्लियर है, ठीक है, लिखे। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। चेक करो, two forces
having magnitude 5 and 3 Newton acting in the direction of 6i cap plus 2j cap plus 3k cap and 3i cap minus 2j cap plus 6k cap ब्रैकेट में रखे इसे respectively acting on a body and displaces it from 2, 2, minus 1 meter to 4, 3, 1 meter. Find work done. ठीक है, क्लियर? तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन वही है. ठीक है, एक काम करना, इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है, मैं फटाफट बता दे रहा हूं, या चलो अगले क्लास डिस्कस करते हैं. ठीक है, या देखिए, चलो देखते हैं. इस वाले पोर्शन में क्या दे रहा है? 2 फोर्सेस है. तो फोर्सेस 5 न्यूटन और 3 न्यूटन, दोनों का मैग्नीट्यूड, ठीक, एक ही बॉडी पे है ना, तो दोनों का मैग्नीट्यूड चेक करो क्या होता. F1 मैग्नीट्यूड 3 और डायरेक्शन इसका, तो ये कोई वेक्टर है, डायरेक्शन के लिए क्या करता, सीधा चेक करो. अगर जिसे वेक्टर ए माने तो ए का यूनिट वेक्टर, यानी इसे ए का यूनिट वेक्टर, इसे मैं वेक्टर ए मान रहा हूं, समझ में आ रहा, और इसे वेक्टर बी समझने के लिए, तो इसका डायरेक्शन चाहिए, तो क्या लिखता, 3 इंटू वेक्टर ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. ठीक, यानी इसे क्या लिखेगा, 3 6i प्लस 2j प्लस 3k. चेक करो ये कितना, रूट ओवर 36 4 9, ये तो दिख रहा. अच्छा, वैसे ही सोचो F2 क्या हो जाता, मैग्नीट्यूड, सॉरी पहला का मैग्नीट्यूड 5 है, ये 5 कर ले, दूसरे का मैग्नीट्यूड कितना 3, तो 3 यूनिट वेक्टर ऑफ बी, चूंकि उसके डायरेक्शन में लग रहा है तो मुझे उसका डायरेक्शन चाहिए, तो क्या लिखता, 3 इंटू वेक्टर बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो क्या लिखता, 3 इंटू किसका डायरेक्शन, इसका, क्या लिखेगा, 3i माइनस 2j प्लस 6k कैप डिवाइड बाई रूट ओवर 36 4 9. ठीक है, तो फील करो क्या हुआ, फिर से वर्क डन का फार्मूला वही होता. अब एक ही बॉडी पर 2 फोर्स लग रहा है, एक ही बॉडी पर 2 फोर्स लग रहा, क्लियर? तो क्या कर रहा होता, चेक करो, एक ही बॉडी पर 2 फोर्स, तो एफ नेट निकालो. एफ वो क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 वेक्टर फॉरवर्ड में. तो चेक कर, सीधा लिख रहा हूं,
30 और 9 डायरेक्टली लिख रहा हूं, 30 और 9 कितना, 39 आई कैप, 39 आई कैप। क्लियर। फर्दर 10 और -6 -4 जे कैप, 15 और 18, 15 और 18, 15 18, 31 के कैप डिवाइड बाई 7। क्लियर। अब सोचो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आर फाइनल कितना, यहां गए हो क्या लिखेगा, सीधा लिख 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप माइनस आर इनिशियल कितना, 2i प्लस 2j माइनस k कैप। चेक कर, 4 माइनस 2 2i, 3 माइनस 2 प्लस j, k और प्लस k। देखो तो यही बात, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इतना आ ही गया। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। फिर से मैं एक बात बोल दे रहा हूं, थोड़ा जल्दी निकला था तो कंफ्यूजन ना है। क्या था, मैग्नीट्यूड क्या दिया, फील करो 5, इसका डायरेक्शन क्या दिया ये, तो ए लॉन्ग, तो डायरेक्शन के लिए क्या चाहिए था, यूनिट वेक्टर। तो चेक करो, मैंने इसे वेक्टर ए माना और यूनिट वेक्टर लिखा। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, दिस डिवाइड बाय दिस, सही है ना, ये लिख लिया आप लोगों ने। अब सोचो वैसे ही दूसरे का मैग्नीट्यूड कितना था, 3 और इसके लिए एलॉन्ग वेक्टर भी, यूनिट वेक्टर उठाए ऐसा किए, कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो नॉर्मल सी बात, मैंने क्या किया, अब डायरेक्टली आई वाले को आई के साथ जोड़ा, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के के साथ। 30 9 39, सीधा 10 माइनस 6 4, ठीक है, 15 18 31 10 1 के कैप। नीचे भी टोटल समेशन 49, यहां भी 49, यानी 49 का रूट ओवर कितना 7 जोड़ के लिख दिया डायरेक्टली। ठीक है, अब सोचो ये किस में दिया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका मतलब क्या, 2 x एक्सिस के लॉन्ग, इसका मतलब क्या 2 y एक्सिस के लॉन्ग, -1 z एक्सिस के लॉन्ग, 4 पॉजिटिव x एक्सिस, 3 पॉजिटिव y एक्सिस, 1 पॉजिटिव z एक्सिस। तो इसे मैंने क्या लिखा, चेक करो, r फाइनल तो ये बनता, तो चेक करना 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। इसके लिए 2i 2j माइनस के घटा करके जो आया वो लिख दिया। ठीक है, वर्क डन। वर्क डन क्या होता, F डॉट S। अब दोनों फोर्सेस पता है, 39 I डॉट I1, तो 39 इंटू 2 यानी 78, I डॉट J 0, I डॉट K 0, J डॉट I 0, J डॉट J 1, तो -4 1 -4, J डॉट K 0, K डॉट I 0, K डॉट J 0, K डॉट K 1, 31 और 2 62 डिवाइड बाई 7। अब जोड़ घटाव नहीं कर लेगा मेरे भाई, कौन सा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल सॉल्यूशन जूल में। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन में, आज वाले क्लास में, ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। क्लियर ना, फिर वेरी नेक्स्ट क्लास, अगली वाली क्लास से हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। मेरी इच्छा रिपीट कराने का, क्या तुम्हें फिर से रिकैप करने की इच्छा होगा तो करा दूंगा। ठीक है, नहीं तो क्रॉस प्रोडक्ट शुरू करेंगे। क्लियर ना, ठीक, आज वाले क्लास में यहीं तक।